हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। तो आज हम लोग कक्षा 9 के गणित का जो अध्याय 10 है जो कि वृत्त से संबंधित है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे वृत्त को कि वृत्त होता क्या है, इनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो कि वृत्त से संबंधित है, जैसे कि परिधि, व्यास, त्रिज्या, जीवा, चाप, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इन सभी जो चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वृत्त के डिफिनेशन को। तो जो वृत्त का परिभाषा है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वृत्त जो है यह एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक अस्थिर बिंदु, जिसे कि हम लोग केंद्र कहते हैं, से अस्थिर दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है, एक वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब हो गया जो यह तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होगा। जैसे यह तल हो गया तो यहाँ पे जो भी बिंदुएं आ रही है इन सभी का यह समूह है, और यह समूह इस प्रकार है कि एक निश्चित बिंदु जो कि यहाँ पे O है, इनसे अस्थिर दूरी का मतलब हो गया यह दूरी हर जगह पे क्या होगा, समान होगा। यह दूरी कहीं पे भी देखेंगे तो हर जगह पे यह समान ही आएगा। इस दूरी पर यह क्या होता है, यह अस्थिर होता है, और इसी आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। तो यह जो है परिभाषा हो गया, हमारा डिफिनेशन हो गया किनका, तो वृत्त का। वृत्त के बारे में हम लोग और बात करें तो जो अस्थिर बिंदु है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं। जो कि हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जो इस वृत्त में जो सबसे बीच में यहाँ पे है बिंदु O, जहाँ से कि वृत्त की परिधि की दूरी क्या होती है, हर जगह पे वह सेम होती है, समान होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे बिंदु O, यही क्या हो जाएगा, इनका केंद्र हो जाएगा। और जो अस्थिर दूरी है जो कि हर जगह पे समान होता है, ये डिस्टेंस चाहे यही डिस्टेंस हो, इसी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। यानी कि हम इनकी परिभाषा को हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि इनका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि जो अस्थिर दूरी होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात किए थे, जो अस्थिर दूरी होती है इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ अभी समझा। सबसे पहले हम लोगों ने वृत्त के डिफिनेशन को, परिभाषा को समझा। उसके बाद वृत्त का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, इनको समझा। और फिर जो रेडियस है इनको हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोग वृत्त से संबंधित और जो कुछ टर्म्स होता है इनको हम लोग समझते हैं। जो वृत्त जिस तल में होता है या जिस तल में वह स्थित होता है, उन्हें वह क्या करता है, 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला भाग क्या हो जाता है, जो कि वृत्त का आंतरिक भाग है, इसको हम लोग अभ्यंतर कहते हैं। राइट। एक जो भाग है जो कि इस वृत्त के ऊपर में है, यानी कि इसी वृत्त पर अगर कहीं पे कोई बिंदु लिया होगा, जैसे कि बिंदु A, बिंदु B, ये जो होगा यह वृत्त पर हो जाएगा। और एक हो जाता है भाग जो कि इस वृत्त, ना ही वृत्त के अंदर है ना ही वृत्त पर है, बल्कि वृत्त के बाहर में है। यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु C है, यहाँ पे कोई बिंदु D है। तो ये जो 3 चीजें हम लोग देख रहे हैं, एक अभ्यंतर हो गया, एक वृत्त पर हो गया, और एक बहिर्भाग। तो यही जो होता है, यह क्या होता है, जो तल को वृत्त जो होता है यह 3 भागों में विभाजित करता है। तो यह 3 भाग क्या क्या हो गए, हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला तो एक हो गया वृत्त के अंदर का भाग हो गया। राइट। दूसरा जो भाग है यह वृत्त ही हो जाएगा, यानी कि वृत्त पर ही वो भाग होता है। और जो तीसरा भाग होता है वो क्या होता है, वृत्त के बाहर का भाग होता है, इसे कि हम लोग बहिर्भाग कहते हैं या फिर एक्सटीरियर कहते हैं, यानी कि बाहरी भाग कहते हैं। राइट। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जो वृत्त और जो इनका अभ्यंतर होता है मिलकर के वृत्तीय क्षेत्र, यानी कि जो सर्कुलर रीजन जो होते हैं, इनका निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि जो यह वृत्त है, यानी कि जो ये बाउंड्री यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग परिधि भी कहते हैं। तो ये जो वृत्त है और जो इनका जो आंतरिक भाग है, यानी कि यह अभ्यंतर हो गया, इन सभी को हम एक साथ मिला के देखें तो यही क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर जो रीजन है, यानी कि जो वृत्तीय क्षेत्र है, इनका यह क्या करता है, निर्माण करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि वृत्तीय जो क्षेत्र है यह किसे कहते हैं। जब हम लोग इतना समझ गए हैं इनमें, तो हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्त से संबंधित और भी जो कुछ टर्म्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो जीवा के बारे में। तो जीवा क्या होता है, तो अगर हम यहाँ देखें, जो वृत्त पे अगर हम कोई भी 2 बिंदु लेते हैं, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे P है, एक दूसरा बिंदु Q है, और जब हम इन्हें एक दूसरे से मिला देते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बिंदु A है, यहाँ पे दूसरा बिंदु B है, और जब हम इन्हें एक दूसरे को मिलाते हैं तो अगेन यह भी क्या कहलाएगी, तो जीवा कहलाएगी। तो इनका अगर हम परिभाषा देखें, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि एक वृत्त पर 2 बिंदु हम लेते हैं, एक P और Q लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है P और Q,
तो ये जो P और Q है यही वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। यानी कि हम इस P और Q को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो इन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग, जीवा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा है कि जो PQ या AB जो भी हो, उसके बाद अगर हम और भी कोई रेखा खींचे जो कि इस बिंदु पे हो, वृत्त पर हो, उन्हें हम जब मिलाते हैं तो यह क्या हो जाएगी, एक प्रकार से एक जीवा हो जाएगी। तो हम लोगों ने जीवा के बारे में भी समझ लिया है। इसके बाद हम लोगों को यह ध्यान रखनी है उस जीवा को जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें हम लोग व्यास कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि वृत्त से संबंधित है, हमको ध्यान में रखनी है। क्या, तो जो जीवा कहाँ से जाएगी, वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगी। यानी कि यह तो एक जीवा है ही, साथ ही यह जो जीवा है कहाँ से गया हुआ है, तो यह सेंटर से होते हुए गया है, केंद्र O से होकर गया है। तो इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यास कहेंगे। तो इतनी बातें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। व्यास के बारे में हम एक चीज और कह पाएंगे, जो यहाँ केंद्र से लेकर के जो परिधि तक की दूरी है यह एक त्रिज्या हो जाएगी। अगेन यहाँ पे केंद्र से परिधि तक की दूरी यह भी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि जो व्यास होता है यह क्या होता है, रेडियस को 2 बार जोड़ने से क्या हो जाता है, व्यास बन जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं व्यास जो होता है यह 2 गुना रेडियस हो जाता है। तो इनको भी हमें क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट जो टर्म हमको यहाँ पे जानना है, यह जानना है अब चाप के बारे में, यानी कि आर्क के बारे में। तो बेसिकली चाप होता क्या है, तो इनका डिफिनेशन जो है हमको याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच जो होती है वृत्त के भाग को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक चाप कहते हैं या फिर आर्क कहते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यह एक वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, यहाँ पे Q है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी, यानी कि P और Q के जो बीच की दूरी है, एक बार हम लोग देखें तो इधर से जा सकते हैं, जो है एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो ये जो दूरी है जो कि छोटी दूरी है, तो एक यह चाप हो जाएगी। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जो छोटा चाप बोलेंगे, ऑलराइट, यानी कि लघु चाप कहेंगे। और जो एक दूरी है जो कि इधर से ऑल द वे घूमते हुए यहाँ से निकलेगी आएगी, इन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। यानी कि जो बड़ा दूरी है इन्हें हम लोग, या फिर बड़ा चाप जो है इन्हें हम लोग दीर्घ चाप कहेंगे, और जो छोटा चाप है इन्हें हम लोग लघु चाप कहेंगे। तो जो चाप होता है ये हम किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को ही क्या कहते हैं हम लोग, आर्क यानी कि चाप कहते हैं। अब इसी में हम लोगों ने समझ लिया जो छोटा चाप है इन्हें हम लोग जो है लघु चाप कहेंगे, यानी कि छोटा जो भाग है इन्हें हम लोग लघु चाप कहते हैं, यानी कि माइनर आर्क कहते हैं। और जो बड़ा भाग है या बड़ा चाप है इन्हें हम लोग मेजर आर्क यानी कि दीर्घ चाप कहते हैं। तो ये चीजें जो हम लोगों को याद रखनी है, ध्यान रखनी है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे लिख करके इनको अच्छे से समझ लेंगे, याद रखेंगे। इसी फिगर को यहाँ पे और भी जो है सेक्शन करके दिखाया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, जो ये जो फिगर था, इन्हीं फिगर को क्या किया गया है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। जो PQ था इन्हें हम लोग लघु चाप कहते हैं, जो कि यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो चाप है PQ इन्हें हम लोग लघु चाप कहते हैं। और जो ये बड़ा वाला सेक्शन था इन्हें हम लोग दीर्घ चाप यानी कि इस PQ को हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं, यानी कि बड़ा वाला सेक्शन को दीर्घ चाप और छोटे वाले सेक्शन को लघु चाप कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें और भी जो कुछ डिफिनेशंस को देखें यहाँ पे, तो अगर वृत्त पे ही जब P और Q जो कि हम लोग जीवा ले रहे थे, P और Q एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप क्या हो जाते हैं, यह बराबर हो जाते हैं। ऑलराइट, ये तो बात सही है। जब P और Q क्या होंगे, अगर हम यहाँ पे देखें, जो A और B है इनके बदले में अगर क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं P और Q, यानी कि हम क्या करते हैं इसके बदले में P और Q को अगर हम ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो चाप है यानी कि PQ का अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला चाप, और अगेन जो PQ का जो चाप है ऊपर से गया हुआ चाप है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब इस तरह का कहीं पे कोई कंडीशन बन रहा है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, यानी कि सेमी सर्कल कहेंगे। ऑलराइट, तो हमको याद रखना है अर्धवृत्त के डिफिनेशन को भी, परिभाषा को भी, कि अर्धवृत्त हम लोग किसे कहेंगे, अगर जब क्या होगा, जब P और Q व्यास के ही एक सिरे होंगे तो दोनों चाप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और प्रत्येक चाप को क्या कहेंगे हम लोग, सेमी सर्कल यानी कि यहाँ पे अर्धवृत्त कहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस केस में देखा था कि जब P और Q जो है यह एक व्यास के ही दो सिरे हो जाते हैं, तो ये जो प्रत्येक चाप की लंबाई है, यानी कि क्लॉकवाइज देखें या फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो यह दूरी है, ये जो चाप है, ये क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएंगे। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। राइट, तो ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इनका परिभाषा हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं इनको हम लोग देखते हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के बारे में, यानी कि परिधि के बारे में। तो परिधि का डिफिनेशन हम लोग क्या याद रखेंगे, जो संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, तो परिधि कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग भी समझ लेते हैं फिर से वापस से। तो संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है इन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस यानी कि जो है परिधि कहते हैं। जैसे कि हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह एक वृत्त का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें जो वृत्त की जो लंबाई है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई जो होगी इस तरह से ऑल द वे घूमते हुए, ये जो पूरी की पूरी गोलाकार आकृति है इन्हें ही हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, जो जीवा और प्रत्येक चाप के जो बीच का यानी कि मध्य का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय क्षेत्र का खंड कहते हैं, या फिर इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जो वृत्तीय खंड जो है यानी कि वृत्तीय क्षेत्र का खंड जो होता है इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। यानी कि ये जो वृत्तीय क्षेत्र का खंड है और जो वृत्त खंड है ये दोनों है ना एक ही चीज हो जाएंगे। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इनका जो परिभाषा क्या हम लोगों को ध्यान में रखना है, इनको देखते हैं हम लोग। तो जो डिफिनेशन है यह हो जाएगा, जीवा और प्रत्येक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वृत्तीय क्षेत्र का खंड या फिर वृत्त खंड कहते हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, वापस से समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। तो जो इनका एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग समझते हैं जो वृत्तखंड होता क्या है। तो हम यहाँ पे देखें, जो जीवा है यह हो जाएगा पी क्यू, एक जीवा हो जाएगा, और जो एक चाप है यहाँ पे पी क्यू, एक छोटा चाप है, तो हम इनके बीच का जो खंड देखें तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे, यह हो जाएगा वृत्तखंड। अगेन ऊपर में भी सेम हो जाएगा, यह जीवा है और बाकी जो है यह ऊपर का एक दीर्घ चाप हो जाएगा। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है इन्हें हम क्या कहेंगे, तो वृत्तखंड कहेंगे। तो जो छोटा चाप है इनके बीच बनने वाला क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा चाप है उनके और जीवा के बीच बनने वाला जो क्षेत्र हो जाएगा इन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो ये दोनों चीजों को हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड एक्चुअली में होता क्या है। तो त्रिज्यखंड जो होता है, यह जो चाप का दो सिरा होता है, यानी कि पी और क्यू यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, और इसी पी और क्यू को जब हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो दो त्रिज्या यानी कि पी और क्यू ओ और पी एक त्रिज्या, और ओ और क्यू दूसरा त्रिज्या हो जाएगा। तो इन दो त्रिज्याओं और चाप से और जो उनसे बनने वाले जो चाप हैं इनके बीच का जो क्षेत्र हो जाएगा इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यहाँ पे भी दो क्षेत्र बनेगा, एक जो छोटा वाला क्षेत्र होगा इन्हें हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और अगेन जो बड़ा चाप है, जो बड़ा चाप है इनका जो बिंदु है जैसे कि क्यू, तो ओ क्यू यहाँ पे एक त्रिज्या और ओ पी, तो इसके बीच का जो बनने वाला जो क्षेत्र है इन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इन दोनों चीजों को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो इनका भी जो डिफिनेशन है हम इनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोगों ने यह समझ चुका है, जो दीर्घ वृत्तखंड और जो लघु वृत्तखंड है यह हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही समझ चुका है। तो नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं इसमें यह है त्रिज्यखंड है, यानी कि सेक्टर है। तो सेक्टर क्या होता है, तो केंद्र को एक चाप के सिरे से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के जो बीच का क्या होता है, जो क्षेत्र होता है इन्हें ही क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यानी कि हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र का जो खंड होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो फिगर था हम लोगों ने देखा था कि जो एक चाप के जो दो सिरे थे यानी कि पी और क्यू, इनको केंद्र से मिलाने वाली जो रेखाखंड यानी कि जो त्रिज्या था उनके और चाप के बीच का जो खंड था इन्हें ही हम लोगों ने त्रिज्यखंड कहा था, और छोटे वाले खंड को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले खंड को दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से हम लोगों ने जाना है। तो जो यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड था इनके बारे में हम लोगों ने समझा, और जो दीर्घ त्रिज्यखंड था इनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट और जो लास्ट जो हमारा डिफिनेशन है इनको ध्यान में रखना है। तो यह क्या है, जो अगर हम देखें अर्धवृत्त के बारे में, तो जो प्रत्येक अर्धवृत्त होता है इनके दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्यखंड क्या होते हैं, यह एक समान होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में, तो अर्धवृत्त के बारे में बात करें तो अर्धवृत्त में क्या होता है, तो जो इनके दोनों वृत्तखंड होते हैं या फिर जो त्रिज्यखंड होते हैं वह क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, और प्रत्येक को क्या कहते हैं हम लोग, अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहेंगे। तो इनका मतलब क्या होता है हम लोग यह समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इस केस में देखें, यहाँ पे जो एक प्रकार से
यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना हुआ है, यानी कि यह जो व्यास यहाँ से गया हुआ है तो एक ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक अर्धवृत्त हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी नीचे में भी क्या हो जाएगा, यह एक अर्धवृत्त हो जाएगा। यही अर्धवृत्तीय तो क्षेत्र कुल कहते मिला हैं। के जो इतने पॉइंट्स हैं इनको हमको ध्यान रखना है, याद रखना है। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो कॉपी में इन सभी पॉइंट्स को उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और इनको हम लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इन सभी चीज़ों को समझ जाएंगे, तो जो क्वेश्चंस है यह आसानी से बन जाएंगे। और जो इनका फर्स्ट चैप्टर है जो कि है 10.1, यह अब आसानी से बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मिलकर प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।